जोहार साथियों, आप सभी को झारखंड नोटबुक चैनल में हार्दिक स्वागत है। जेएसएस सीजीएल का आग आप लोगों के अंदर लग गया होगा, इसीलिए आप लोग ये सेशन देखने आए होंगे। तो इस आग को बुझने मत दीजिएगा, लास्ट तक एकदम टिके रहिएगा जब तक कि आपका सिलेक्शन ना हो जाए। तो ये क्लास नंबर 22 है। आज हम लोग जनरल साइंस का क्लास नंबर 22 में पहुंच गए हैं। जो लोग पहले दिन से है वो लोग नोटिस कर रहे होंगे कि कॉन्सेप्ट में वो लोगों का एकदम पूरा बिल्ड हो रहा होगा, कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा होगा साइंस का। और इसके बाद आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, आप फोड़ के आएंगे उस एग्जाम में। ये मेरे पूरा वादा है, झारखंड नोटबुक का ये वादा है कि साइंस का सेशन में आप अब पीछे नहीं रहेंगे। साइंस का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप तुरंत उसको फोड़ दीजिएगा। तो चलिए, हम लोग ये क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर आगे हम लोग बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते चले जाएंगे। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि भारहीनता क्या होती है। भार, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि व्हाट इज वेट, भार क्या होती है। क्लास नंबर 2021 में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस किए थे भार के बारे में, और भार का वैल्यू आपको बताए थे। डब्ल्यू जो होती है, वेट जो होती है, वो मास और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होती है। यानी कोई भी चीज का जो भार है, कोई भी पिंड का भार, वो दो चीजों पर डिपेंड करेगा। पहला तो उस पिंड का द्रव्यमान पर डिपेंड करेगा, और दूसरा गुरुत्वीय त्वरण के मान पर डिपेंड करेगा। और कोई भी वस्तु का जो भार है, अगर हम लोग पृथ्वी पर बात करें तो विषुवत रेखा पर सबसे कम, यह पृथ्वी को दो भागों में जो लाइन डिवाइड करते हैं उसे हम लोग इक्वेटर कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। ज्योग्राफी में आपको पढ़ाए थे। तो ये जो इक्वेटर है, यहाँ पर जो है भार सबसे कम होगा, भार सबसे कम होगा। और किसी भी पिंड का जो भार है, जो ध्रुव है, ध्रुव यानी कि पोल, ध्रुव पर सबसे ज्यादा होगा, ध्रुव पर सबसे ज्यादा होगा, दोनों ध्रुवों पर सबसे ज्यादा। अगर आप इक्वेटर में कोई वस्तु को भार के हिसाब से खरीदे हैं, और मान लेते हैं यहाँ पर आपका भार निकला 100, कितना निकला 100, तो ध्रुव पे जाएंगे तो उसी पिंड का भार जो है चेंज हो जाएगा जी के अकॉर्डिंग, और वहां पर हो सकता है कि उसी वस्तु का भार आपको 150 देखने को मिले। तो भार जो होती है हर जगह परिवर्तन होती है अकॉर्डिंग टू द जी का वैल्यू, बट मास जो होती है हर जगह कांस्टेंट रहती है। तो भारहीनता की स्थिति कब होगी? एक ही केस में होगी। भारहीनता मतलब थोड़ा भी भार नहीं, भार का मान जीरो, भार का मान जीरो। वो एक ही कंडीशन में होगी जब जी का मान आपका जीरो हो जाए। जी का मान जैसे ही जीरो हो जाएगा तो मास से उसको हम लोग गुणा करेंगे तो वो आपका जीरो हो जाएगा। ये तो हो गया मैथमेटिकल टर्म। बट ये किस स्थिति, ये कैसे होती है? मान लेते हैं कोई वस्तु है, क्या है? कोई वस्तु जिसे हम लोग क्या कर रहे हैं, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के विरोध ऊपर में उठा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऊपर में उठा रहे हैं उसको। तो ऊपर में जो उठा रहे हैं जब, तो वहां पर क्या लग रही है? एक आपका गुरुत्वीय त्वरण लग रही है। क्या लग रही है? एक गुरुत्वीय त्वरण लग रही है, और दूसरा पृथ्वी अपनी ओर खींच रहा है, ये एक दूसरा लग रही है। तो पृथ्वी जो अपनी ओर खींचेगा वो प्लस में आएगा, तो उसे हम लोग एम जी कहते हैं। क्या कहते हैं? एम जी। और पृथ्वी के विरोध में जो जा रहा है वो माइनस एम जी आएगा। क्या आएगा? माइनस एम जी। तो इस प्रकार से एम जी माइनस एम जी कट जाएगा, तो आपका जीरो हो जाएगा। भारहीनता की स्थिति कब होगी? जब जी का मान जीरो होगा, तब भारहीनता की स्थिति आएगी। यानी कि गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति होने से कोई भी पिंड क्या हो जाएगा? भारहीन हो जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया भारहीनता कब होती है। अब कोई भी एग्जाम में इससे रिलेटेड आपको पूछा जाए, आपको ये सारे बातें याद रखना है, कॉपी में नोट करना है, तो आपको आसानी से आप उड़ा के ले चल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको चार चीजों के वैज्ञानिक के नाम पता चल जाएगा। आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। सुमेलित क्रम में आपसे पूछा गया और पुट दिया गया। इसको करने के तरीका हम 20 क्लास में बता चुके हैं कैसे करना है। जो लोग शुरुआत से है वो लोग तो तुरंत उड़ा के ले चले जाएंगे इस क्वेश्चन को। आपसे पहला है रेडियम, ऑप्शन बी में है पेनिसिलिन, सी में है एक्सरे, और चौथा में आपका चेचक है। इधर आपका साइंटिस्ट का नाम दिया गया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मैडम क्यूरी, एडवर्ड जेनर और डब्ल्यू के रोएंटजेन। तो सबसे पहले आपको करना क्या रहता है? सबसे पहले जो आपको करना रहता है वो रहता है कि जो चीज आपको पता है उसको मिलान कीजिए। तो आपको इनमें से कोई ना कोई एक आपको जरूर पता होनी चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको जरूर पता होगा। तो आप देखेंगे कि जो चेचक वाला, ये तो आपको पता होगा, ये क्लास 7 से पढ़ रहे होंगे आप ये। तो चेचक की खोज कौन किया था? एडवर्ड जेनर साहब ने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। तो यहाँ पर आप मैच करेंगे आप कूट में जाके कि कहाँ पर डी का 3 है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन ए में डी का 3 है और ऑप्शन डी में जो है डी का 3 है। तो आप बी और सी तो आपका कैंसिल हो गया, आप एलिमिनेट कर दिए बी और सी को। अब आपको और एक फाइंड करना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा उत्तर होगा। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर जो रेडियम का खोज कौन किए थे? मैडम क्यूरी ने खोज किए थे। तो आपका ए का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ए का 2। बट डी वाला हम देख पा रहे होंगे डी का 4 है। तो ऑप्शन डी भी आपका एलिमिनेट हो गया और सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए। आप
30 सेकंड के अंदर इसका उत्तर दे दिए, खाली पढ़ने में और 2 को फाइंड करने में जितना टाइम लगा। बट किसी किसी में हो सकता है कि और एक को मैच करना पड़े, तो आप मैच कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे पेनिसिलिन के खोज कौन किए थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे। और एक्सरे के खोज कौन किए थे? W.K. रोएंटजेन जो है एक्सरे के खोज किए थे। तो इस प्रकार से यहाँ से आपको 4 साइंटिस्ट का नाम पता चला और 4 साइंटिस्ट का योगदान क्या रहा साइंस के क्षेत्र में, वो भी आपको पता चल गया। जैसे मैडम क्यूरी का योगदान क्या है, जिसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला है मैडम क्यूरी को फिजिक्स में रेडियम के कारण। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन के कारण, एडवर्ड जेनर चेचक के कारण और W.K. रोएंटजेन जो है एक्सरे के खोज के कारण विश्व प्रसिद्ध है। ये आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट को समझिएगा तो फिर धुआं धुआं हो जाएगा आपका। पहला कॉन्सेप्ट है आपका, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला देखिए आप कि पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। पृथ्वी जो है अपने कक्ष में, तो पृथ्वी का 2 रोटेशन होती है, जिसके कारण एक रोटेशन होती है अपने अक्ष पर यानी अपने कक्ष पर, जिसके कारण रात और दिन होती है। क्या होती है? रात और दिन होती है। और एक रोटेशन होती है सूरज के चारों ओर, जिसके कारण मौसम में चेंज आती है। ठीक है, तो अपने कक्ष में कितने किलोमीटर पर घंटे गति से घूम रही है? 4400 किलोमीटर पर घंटे की गति से वो घूम रही है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते? जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं तो भी पृथ्वी घूम रहा है, आप उधर देख रहे हैं तो भी पृथ्वी घूम रहा होगा, बट आप इसको फील क्यों नहीं कर रहे हैं? क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है कि नहीं? आप इसको फील क्यों नहीं कर रहे हैं? आप थोड़ा सोचिए कि इतना स्पीड है, 1 घंटा में 4400 किलोमीटर भाग जा रही है, पृथ्वी घूम रही है, रोटेट कर रही है, तो हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? देखिए एक से एक ऑप्शन दिया गया आपसे। पहला ऑप्शन दिया गया है कि पृथ्वी के आकार की अपेक्षा में हम बहुत छोटे हैं, इसलिए हम फील नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन बी है आपके पास कि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है। ऑप्शन सी है संपूर्ण सूर्यमंडल भी चलायमान है, इसलिए हम लोग फील नहीं कर रहे हैं। या ऑप्शन डी है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमें पृथ्वी की केंद्र की ओर खींचता है, इसलिए नहीं हो रहा। तो एक चीज याद रखिएगा, हम पृथ्वी के घूर्णन का जो गति है उसका हम लोग अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाएगा कि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी जो गति है वो शून्य है। आप दोनों के रिलेटिव मोशन की बात आ जाएगी यहाँ पर कि आप इसको फील इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो पृथ्वी की गति कक्ष में उसके अपेक्षा उसके रिलेटिविटी में हमारी गति शून्य है। हमारी गति क्या है? शून्य है। इसी के कारण हम लोग फील नहीं करते हैं कि पृथ्वी इतनी तेज गति से घूम रही है। वो रिलेटिव मोशन के कारण, रिलेटिविटी के कारण ये हम लोग फील नहीं कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो कौन सा परिणाम सही होगा? पहला कि वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल अगर अचानक लुप्त हो जाएगा, इसका मतलब जी का मान खत्म। जी का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि भारहीनता की स्थिति आ जाएगा। किसकी स्थिति आ जाएगा? भारहीनता की स्थिति। तो भारहीनता की स्थिति में आपका भार जो होती है वो 0 हो जाती है, तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। ये वाला सही लग रहा है आपको, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ऑप्शन बी है कि वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा, तो द्रव्यमान हर जगह कांस्टेंट रहते, द्रव्यमान शून्य नहीं होगा, परंतु भार वही रहेगा। भार तो चेंज होगा ही, तो ऑप्शन बी आप खत्म कर दीजिए। ऑप्शन बी आपका आंसर में आएगा ही नहीं, एलिमिनेट। ऑप्शन सी है कि वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएगा, गलत है, दोनों तो शून्य नहीं होगा और वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, द्रव्यमान बढ़ेगा नहीं। ये क्या हो जाएगा? कोई वो अचानक अगर आपका गुरुत्वाकर्षण बल लुप्त हो जाएगा तो भार शून्य हो जाएगा और द्रव्यमान वही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कैसे होगा? पहले हम कॉन्सेप्ट की बात कर चुके हैं क्लास नंबर 21, 22 में कि W इक्वल टू होती है m इंटू जी। जी का वैल्यू यहाँ पर एकदम 0 हो जा रहा है, तो जी का वैल्यू 0 होगा तो भार एकदम आपका 0 हो जाएगा और भारहीनता की स्थिति आ जाएगा। इससे पहले के क्लास में हम लोग इसी के बारे में बात किए थे, भारहीनता के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होती है, इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण पहला कि उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन हो जाता है कि उतना दूरी तक ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करता है। ऑप्शन बी चंद्रमा के आकर्षण से वो कैंसिल हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। या ऑप्शन सी कि उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है। या ऑप्शन डी कि उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करती है। तो आप चीज याद रखिएगा कि पृथ्वी के चारों ओर जो भी कृत्रिम उपग्रह जो घूम रही है उसमें जो होती है 2 प्रकार के बल काम करती है। कितने प्रकार के बल? 2 प्रकार की। एक आपका केंद्रीय बल सेंट्रल फोर्स, एक आपका हो जाएगा केंद्रीय बल काम कर रहा है, और दूसरा आपका जो बल काम कर रही है वो प्रक्षेप बल काम कर रहा है। कौन सा बल? प्रक्षेप बल काम कर रहा है।
तो केंद्रीय बल जो लग रही है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण लगने वाले बल है, जिसके कारण जो होती है कोई भी उपग्रह जो होती है पृथ्वी के चारों ओर वो घूमती रहती है, वो केंद्रीय बल के कारण। और ये केंद्रीय बल कहाँ से लगती है? पृथ्वी से लगती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही केंद्रीय बल लगती है। एक प्रकार का अपकेंद्रीय बल भी हम लोग कह सकते हैं इसको। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो केंद्रीय बल लग रहा है उसी के कारण वो उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर क्या हो रही है? घूम रही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कि उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान कर रहा है पृथ्वी का आकर्षण, जिसके कारण वो नीचे नहीं गिरता। बट अगर प्रक्षेप बल जो होती है उसमें अगर कोई चेंज आएगी तो वो गिर जाएगी। क्या हो जाएगी? वो गिर जाएगी। प्रक्षेप बल पर अगर चेंज आएगी तब। बट इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण कौन प्रदान कर रहा है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का आकर्षण बल उसको आवश्यक त्वरण प्रदान कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि एक भू उपग्रह जियो सैटेलाइट अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव से होता है, जो कहां से प्राप्त होता है? तो इससे पहले हम लोग डिस्कस किए कि जो सैटेलाइट होती है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, जितने भी सैटेलाइट है उसको आवश्यक त्वरण कहां से प्राप्त होती है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से उसको प्राप्त होती है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो ऑप्शन नंबर बी है जहाँ लिखा है कि पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से उसको जो है अभिकेंद्रीय बल की प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, किसके द्वारा हम लोग उसको ट्रैक कर सकते हैं? तो उसको हम लोग डॉपलर इफेक्ट जो होती है आपका, डॉपलर इफेक्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको ट्रैक हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण कर सकता है? यानी कि कौन सा बल के कारण वो इन सारी चीजों को कर सकता है? तो इससे पहले हम लोग डिस्कस की कि जो सेंट्रल फोर्स है, केंद्राभिमुखी बल है, उसी के कारण वो पृथ्वी अपने आप में चक्कर लगा पा रही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों जो सैटेलाइट घूम रही है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही घूम पाती है, उसको आवश्यक त्वरण प्रदान करती है। और उस बल को हम लोग कौन सा बल कहते हैं? केंद्राभिमुखी बल हम लोग उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रकृति के ज्ञात बलों के 4 वर्गों में विभाजित किया सकता है। प्रकृति में जो बल है उसको 4 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला आपके पास है गुरुत्व बल, दूसरा विद्युत चुंबकत्व बल, तीसरा दुर्बल नाभिकीय बल और चौथा प्रबल नाभिकीय बल। उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से कौन सा सही होगा उसका उत्तर आपको देना है। ऑप्शन ए में बोला गया है कि गुरुत्व बल जो है वो चारों में सबसे प्रबल बल है। ये आपसे ऑप्शन ए पूछा गया, आपको बताना सही नहीं है। एक चीज ध्यान रखिएगा, सही नहीं है। तो गुरुत्व बल जो होते हैं चारों में से सबसे प्रबल बल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत है। ऑप्शन बी की विद्युत चुंबकत्व सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है, एकदम बिल्कुल सही है, बट आपसे पूछा गया सही नहीं है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आ है कि दुर्बल नाभिकीय बल विघटन नाभिकता का कारण है, विघट नाभिकता के कारण। तो सही है, दुर्बल नाभिकीय बल जो होती है वो विघट नाभिकता के कारण ही होती है। और ऑप्शन नंबर डी आपके पास है कि प्रबल नाभिकीय बल जो होती है वो परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को धारित किए रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए उसका सही उत्तर हो जाएगा कि गुरुत्व जो होती है चारों में सबसे प्रबल बल नहीं है, जबकि सबसे प्रबल बल जो होती है वो नाभिकीय बल है। कौन सा बल? नाभिकीय बल सबसे प्रबल बल है। नाभिकीय बल जो होती है वो सबसे प्रबल बल होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? कोई लिफ्ट में कोई व्यक्ति बैठा हुआ और लिफ्ट ऊपर जाती है और नीचे जाती है, तो कोई व्यक्ति का भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? जब लिफ्ट जो है त्वरित गति में ऊपर जा रही हो, या ऑप्शन बी कि जब लिफ्ट त्वरित गति में नीचे आ रही हो, या ऑप्शन सी कि समान वेग में ऊपर जा रही हो, या ऑप्शन डी समान वेग से नीचे आ रही हो। कब व्यक्ति का भार अधिक मालूम पड़ेगा? ये क्लास 9 का कंसेप्ट है। इसको आप आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो तो शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आंसर सबको दीजिए। 2 वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा, हमको भी पढ़ाने में मज़ा आएगा। क्योंकि अगर कमेंट वगैरह नहीं होगा, लाइक नहीं कीजिएगा, तो फिर जो मोटिवेशन है वो मोटिवेशन नहीं मिलेगा, तो फिर वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर आप मोटिवेशन नहीं दीजिएगा हमको, तो आपका मोटिवेशन का डिमांड करते हैं हम थ्रू लाइक, शेयर एंड सब्सक्रिप्शन के थ्रू। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।